चलो आज से, चूंकि टॉपिक वाइज हमने शुरू किया था और आज से बिहार का इतिहास जो है इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। किसकी? बिहार का इतिहास। तो अब जो प्रश्न होंगे अगले एक हफ्ते तक वो आपके बिहार के इतिहास से रहने वाले हैं। तो इतिहास को अच्छे से पढ़ लेना और इस कक्षा के माध्यम से इसका आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। और ये आपका पहला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी, है ना। देखो, आसान क्वेश्चन भी होंगे और आपके टफ भी होंगे। और सबसे पहले मैं प्रयास यही करता हूं कि जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पहले उनको करवाऊं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, बताएंगे। चलिए, सभी यहां पर ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं और ऑप्शन ए जो है वो है राजगृह। बहुत बढ़िया। देखो यहां पर पूछ रहा है मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी, और मगध साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी रही थी वो रही थी आपकी राजगृह। ठीक है, क्लियर। अब बात करें यहां पर किसकी? मगध साम्राज्य की। तो इसके बारे में क्या क्या आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो पूछा जाएगा संस्थापक, है ना, कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन रहा। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बृहद्रथ। ठीक है, चूंकि पौराणिक स्रोतों के अनुसार बृहदत्त जो है वो मगध का प्रथम शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? मगध का प्रथम शासक यहां पर माना जाता है। ठीक है, क्लियर। तो संस्थापक आपका बृहदत्त हो गया। ठीक है, मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें राजधानी की, तो प्रथम राजधानी जो रही, है ना, राजधानी में प्रथम कहे, प्रारंभिक कहे, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे राजगृह। ठीक है, और राजगृह इसलिए क्योंकि राजगृह को क्या प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त था। क्या था? प्राकृतिक सुरक्षा जो है, प्राकृतिक सुरक्षा इसे प्राप्त था क्योंकि ये 5 ओर से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इस कारण से इसको प्राकृतिक सुरक्षा यहां पर प्राप्त था। फिर आगे चलकर राजगृह, यानी कि हम कहें उत्तरवर्ती राजधानी अगर आप सभी से पूछे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे पाटलिपुत्र। क्या लिखोगे? पाटलिपुत्र। और फिर पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो ये उदयन ने बनाया था। ठीक है, उदयन ने इसको अपना राजधानी बनाया हुआ था। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। वैशाली की बात कर ले तो वैशाली जो रही वो वज्जी संघ की राजधानी रही। किसकी? वज्जी संघ की राजधानी जो रही थी वो रही थी आपकी वैशाली। ठीक है, वैशाली की बात कर ले तो ये विश्व का प्रथम गणतंत्र था। क्या था? विश्व का प्रथम गणतंत्र। यानी कि दुनिया में जिस समय काल पर लोग नंगे धड़ंगे जो यूरोप वाले कहते हैं ना कि भैया हम सबसे सभ्य हैं, अंग्रेज आके क्या कहते थे कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो, तुम लोग कुछ समझ नहीं आता, ना समझ हो, अंधविश्वासी हो। तो जिस समय वो नंगे धड़ंगे घूम रहे थे ना, उस समय हमारे यहाँ क्या थी? तो सभ्यता विकसित थी, है ना। हमारे यहाँ देखे तो लोकतंत्र चल रहा था, गणतंत्र चल रहा था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली अपने बिहार में अवस्थित। चंपा की बात कर लें तो ये अंग की राजधानी थी। कहाँ की? तो ध्यान रखना, चंपा जो थी ये अंग की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अंग की राजधानी कौन? चंपा। क्लियर। अब बात करें राजगृह, तो राजगृह से एक दो बातें और भी ध्यान रखना आप सभी लोग। क्या चीज? यहीं पर देखे तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, है ना। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुई थी? राजगृह। राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में। एक डेटा तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर देखा जाए तो भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, तो यहां पर और क्या याद रखोगे? महावीर स्वामी, है ना, इनका क्या रहा? तो यहां पर प्रथम उपदेश, है ना, प्रथम उपदेश कहां पर? तो विपुलाचल पर्वत जो है राजगृह का, वहीं पर इन्होंने दिया हुआ था। ठीक है ना, तो ये बात आप सभी यहां पर ध्यान रख सकते हो। बाकी यहां पर देखें तो महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध दोनों ने ही अपने उपदेश दिए हुए हैं यहां पर। ठीक है, तो उपदेश की बात कर लें तो यहां पर महावीर स्वामी ने भी, है ना, महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी ने भी उपदेश दिया है। और गौतम बुद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध, इन्होंने भी अपना उपदेश यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। हाँ बिल्कुल, रिजल्ट, रिजल्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838,
अब देखो रिजल्ट आज आ जाए, है ना, कल आ जाए, लेकिन आएगी जरूर, ठीक है ना। तो बस इंतजार करते रहना। ठीक, बढ़िया, आगे चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे जिन्होंने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर बृहदरथ? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, फिर से ए। चलो बहुत बढ़िया, जितने लोग ऑप्शन ए के साथ हैं सब बिल्कुल सही हैं। बिंबिसार जो है, बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात कर लें तो इसने क्या किया, मगध साम्राज्य को मजबूत किया। जैसे हमने पढ़ा क्या चीज, महाजनपद काल। कौन सा, महाजनपद काल हमने पढ़ा कि इस महाजनपद काल में अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में टोटल कितने, तो भारत में 16 महाजनपद अवस्थित थे। इन 16 में से अगर हम बात करें अपने प्यारे बिहार की, तो बिहार में कितने, 3 महाजनपद रहे। एक आपका मगध, ठीक है, दूसरा जो है उसे वज्जी संघ के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो था वो था आपका अंग, ठीक है। अब इसमें से 16 महाजनपदों में अगर हम बात करें मगध की, तो मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली रहा, है ना। क्या रहा, सबसे शक्तिशाली। और अंततः देखे तो सभी महाजनपदों का विलय इसने मगध में कर डाला था। और इसमें अगर ये शक्तिशाली रहा तो इसकी भौगोलिक स्थिति रही, शक्तिशाली होने का भौगोलिक स्थिति पहला, जैसे यहां पर हमारे पास क्या थे, खनिज संसाधन, है ना। अगर हम मगध की बात कर ले तो मगध के पास क्या था, हमारे पास था खनिज संसाधन, है ना। खनिज में मुख्यतः लोहा का बड़े स्तर पर यहां पर प्रयोग किया गया, और इन लोहा से क्या किया गया, इन लोहा से अगर हम बात कर लें तो तेज मजबूत हथियार बनाए गए, और इससे सैन्य शक्ति क्या हुई, मजबूत हुई, ठीक है। उसके साथ हमारे पास थे वन, है ना। तो वन से एक तो लकड़ी, लकड़ी से बना दिया गया क्या चीज, रथ सेना। क्या बना दिया गया, रथ सेना बना दिया गया। नाव बना दिया गया, नाव से व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला, रथ सेना से सैनिक मजबूत हुई, ठीक है। इसी वन से यहां पर पकड़ा गया क्या चीज, हाथी, और हाथी को शामिल किया गया कहां, सेना में। और सेना में शामिल करने वाला पहला शासक अगर कोई था तो वो था यहां पर बिंबिसार। बिंबिसार पहला शासक था जिसने अपनी सेना में हाथी का प्रयोग किया, इससे इसकी शक्ति बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो वन से फायदा क्या हुआ, हाथी आ गई सेना में, साथ ही साथ रथ सेना एक बन गई, है ना। तो सैन्य शक्ति भी मजबूत, व्यापार वाणिज्य खूब हुआ, ठीक है। साथ ही साथ हमारा क्षेत्र जो था कैसा था, उपजाऊ, है ना। हमारा क्षेत्र कैसा था, तो हमारा क्षेत्र था उपजाऊ, यानी कि यहां पर खाद्यान्न की कभी कमी ही नहीं हुई। जो यहां पर लोग थे खूब खुश रहते थे, खूब सारा यहां पर क्या करते थे, तो अनाज का उत्पादन करते थे, टैक्स खूब मिलता था, इसका प्रयोग सेना को मजबूत करने में किया जाता था। और साथ ही साथ बिंबिसार यानी कि राजाओं की भूमिका भी रही, और बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या चीज, तो हमने पढ़ा ना, वैवाहिक संबंध इसने स्थापित किया, कहां कहां से, है ना। तो एक तो वज्जी संघ से स्थापित करेगा, वज्जी संघ लिच्छवी की राजकुमारी चिल्लना से क्या होगा, विवाह होगा। उसके बाद देखे तो कौशल की राजकुमारी महाकोशला से, और फिर पंजाब के जो मद्र क्षेत्र है, मद्र राजकुमारी क्षेमा से विवाह करेगा और अपनी शक्ति को मजबूत करेगा। फिर यहां पर देखे तो विजय की नीति भी अपनाएगा। क्या चीज, विजय की नीति। और विजय की नीति के तहत इसने अंग का विजय किया। किसका, अंग का विजय किया, और अंग का विजय करके अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का प्रशासक नियुक्त करता है। और फिर देखे तो और क्या करेगा, मित्रता की नीति। क्या करेगा, मित्रता की नीति भी अपनाएगा। क्योंकि अवंती जो था बड़ा शक्तिशाली था, जैसे हमारा मगध शक्तिशाली वैसे ही अवंती भी था, और इसका सबसे बड़ा कंपटीटर अगर कोई था तो वहां का शासक प्रद्युत सिंह था।
तो वो पड़ जाता है बीमार, है ना। तो मित्रता की नीति किसके साथ, तो अवंती के साथ। और अवंती का शासक कौन था, वो था आपका प्रद्योतसिन, है ना, प्रद्योतसिन, है ना। तो इससे कंपटीशन करने में इसको बड़ा लॉस होता था, तो इसको ये पड़ गया बीमार, है ना। कौन सा, तो पांडु रोग इसको हो जाता है, पांडु रोग अर्थात पीलिया। और इस पीलिया का इलाज के लिए वो किसको भेजता है, तो अपना जो इसका राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, है ना, जीवक को भेजता है कि जा भैया, है ना, ठीक कर देना इसे, और जो हमारा संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा। और अंततः यही होता है, मित्रता की नीति यहां पर हो जाती है। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार रहता है और इसके द्वारा मगध साम्राज्य की नींव रखी जाती है। ठीक है, बिंबिसार क्या है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम बात करें ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर, तो मगध का प्रथम शासक है ना, प्रथम शासक है। और किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश, है ना, पिटरनन, है ना, पैटर्न किलर, है ना, क्या कहते हैं इस इंग्लिश में दिमाग में नहीं आ रहा, है ना, पैटर्नल किलर डायनेस्टी, हाँ ये कहा जाता है। ठीक है, तो पितृहंता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को, क्योंकि यहां पर अब अजात शत्रु क्या था, इसी का पुत्र था, ये इसकी हत्या करके शासक बनेगा। उदयन भी क्या करेगा, अजात शत्रु की हत्या करके शासक बनेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। देखो डिटेल ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, जितना ज्यादा रिवीजन कर सके ना उतना ज्यादा हमारे लिए क्या है, बेहतर है। तो ज्यादा प्रश्न मत ढूंढो, ज्यादा डेटा यहां पर देखो, खूब सारा डेटा देकर जाऊंगा, इतना देकर जाऊंगा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। अभी अभी हमने देखा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। ठीक है, चलिए बी के साथ सब जा रहे, बी क्या, उदयन, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें तो यहां पर सही उत्तर क्या है, वो है उदयन, है ना। अब हमने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत पाटलिपुत्र नगर जो था पहले था पाटलीग्राम, क्या था, पहले था ये पाटलीग्राम। और पाटलीग्राम की बात कर लें तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है अजात शत्रु से, है ना, किससे, अजात शत्रु से। क्योंकि अजात शत्रु जब यहां पर शासक बनता है तो इसका वज्जी संघ के साथ संबंध खराब हो जाता है, और खराब हो जाएगा तो उसको अपने कंट्रोल में लाने में इसको 16 वर्षों तक युद्ध लड़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो अजात शत्रु ने क्या किया, 16 वर्षीय युद्ध लड़ा, है ना, 16 वर्षीय युद्ध लड़ा। और इसी युद्ध के दौरान एक सैन्य छावनी ये बनाता है, क्या बनाएगा, सैन्य छावनी बनाएगा। ये सैन्य छावनी कहां बनाएगा, तो गंगा और गंडक के संगम पर, है ना, गंगा एवं गंडक के संगम पर। और इसी का नाम होता है पाटलीग्राम, है ना, इसी का नाम होता है पाटलीग्राम। आगे आएगा यहां पर कौन, उदयन, और ये क्या करेगा, ये इसको विकसित करेगा, नगरीकृत करेगा, है ना। खूब सारा पैसा, लगभग उस समय 1 करोड़ के आसपास खर्च किया था, नगरीकृत करके और फिर इसको क्या करेगा, अपना राजधानी बनाएगा। क्या करेगा, राजधानी बनाएगा। अब इसको राजधानी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप समझ सकते हो, क्योंकि चूंकि मगध का विस्तार अब पश्चिम की ओर हो रहा है, और इस कारण से जो राजगृह थी, राजगृह अब उतना उपयुक्त नहीं रह चुका था कि सभी क्षेत्रों पर कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे बढ़िया हमारा क्षेत्र कौन सा मिला, पाटलिपुत्र मिला, क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र भी था, नदियों के माध्यम से कनेक्टिंग भी था, वन संसाधन थे, खूब सारा था, इसलिए यहां पर इसी को इसने क्या किया, अपनी राजधानी बनाया। बात करें अजात शत्रु की, तो ध्यान रखना अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, है ना, कौन सी, प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, कब हुई थी, 483 बीसी में। और ये वो समय काल है, ये वो वर्ष है जब बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ, बुद्ध को महापरिनिर्वाण। ठीक है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब, 483 ईसा पूर्व। तो अगर पूछे कि किस शासक के शासनकाल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे अजात शत्रु।
क्या बताओगे? अजात शत्रु। ये प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई? तो ये राजगृह में हुई थी, है ना। राजगृह में भी कहा? तो सप्तकर्णी गुफा। कौन सी? सप्तकर्णी गुफा। यहां पर और क्या क्या हुआ? तो इसी दौरान सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है ना। सुत्त पिटक एवं विनय पिटक, विनय पिटक का संकलन होता है। ठीक है, कहां पर हुआ? तो अपने पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है, अब पूछ दे कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई? देखो, चीजें रिलेट करके जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा याद रहेगा, भूलने की संभावना यहां पर ना के बराबर होगी। तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। कहां पर हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। ठीक, क्लियर। अब जब महापरिनिर्वाण हुआ था तो 8 शासक पहुंचते हैं इनके अवशेषों को प्राप्त करने के लिए, और उसमें से एक अजात शत्रु भी था। और अजात शत्रु ने इनके अवशेषों पर राजगृह में क्या किया? स्तूप का निर्माण करवा रखा है। तो ये बातें आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया, आगे चलो अगला प्रश्न देखो। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नंद वंश के बारे में सत्य है? पहला कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक धनानंद था, और दूसरा कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का राजा महापद्म नंद था। और बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है, सत्य बताना है। चलो, 4 का ए कह रहे हैं, अच्छा कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। धन्य है आप सभी। ऐसे प्रश्नों में क्यों गड़बड़ी क्यों हो जाती है? ऐसे प्रश्नों में गड़बड़ी काहे हो जाती है? हाँ, हो गया ना गड़बड़। चलो, कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, जो डी वाले हैं वो यहां पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि नंद वंश का संस्थापक ये धनानंद नहीं है। धनानंद जो है ये क्या है? ये है अंतिम शासक, है ना। धनानंद जो है वो क्या है? वो है आपका अंतिम शासक। और महापद्म नंद जो है ये इस वंश का संस्थापक है। क्या है? ये इस वंश का संस्थापक है। कौन? महापद्म नंद। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहां पर? गलत दे रखा है। और सही पूछ रहा है तो सही तो कोई है ही नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। न तो एक सही है और न ही यहां पर 2 सही है। ठीक है, अब बात करें यहां पर नंद वंश के संदर्भ में। अगर पूछ दे आप सभी से कि मगध का प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश, तो क्या लिखोगे? प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश अगर आप सभी से पूछे तो क्या लिखोगे? नंद वंश लिखोगे। ठीक है, अगर पूछ दे आप सभी से कि मगध की शक्ति, है ना, मगध की शक्ति चरमोत्कर्ष पर कब थी? चरमोत्कर्ष यानी कि एकदम पीक पर कब थी? तो क्या लिखोगे? लिखोगे नंद वंश के समय। क्या लिखोगे? नंद वंश के समय लिखोगे। तो संस्थापक यहां पर महापद्म नंद है। ठीक है, इसको एकराट भी कहा जाता है, उग्रसेन भी कहा जाता है, कलिकांश भी कहा जाता है ना, दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। तो इसने कई सारे उपाधियां जो है यहां पर धारण की हुई थी। ठीक है, ये था महापद्म नंद। अब बात करें सिकंदर का आक्रमण, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर जो है पूरा भारत विजय करने के फिराक में था, और ये विजय करने के क्रम में ये पहुंच चुका कहां? तो व्यास नदी, है ना। कहां? व्यास नदी के तट तक ये पहुंच गया। व्यास नदी से पहले के जितने भी क्षेत्र है, जो हमारे सिंध पंजाब वाले क्षेत्र है, इन सबको जीत लिया। कई सारे छत्रपों की स्थापना इसने की, और तब सोचा कि अब हमें मगध का विजय भी करना है। लेकिन व्यास नदी के पूर्व में देखे तो नंद वंश का शासन था, है ना। व्यास नदी के पूर्व में, है ना, व्यास नदी के पूर्व में किसका शासन था? नंद वंश का शासन, नंद वंश का शासन था। और इस समय देखे शासक की, तो शासक जो था वो था धनानंद, है ना। कौन सा था? धनानंद था। और ये समय काल है कब? 326 बीसी का, है ना। 326 बीसी का ये घटनाक्रम है। उस समय काल पर यह बात प्रचलन में थी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजवंश अगर कोई है तो वो है नंदवंश। नंदवंश की सेना से बाकी सब थरथराते थे, कांपते थे।
और ये आया कि भैया इसको तो हम जीत ही लेंगे, लेकिन इसकी सेना ने इसी व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसने क्या किया, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया कि भैया हम न कर रहे हैं, अगर आपको भारत जीतना है तो आप खुद ही क्या करो, खुद ही यहां पर जीतो। तो जब सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, तो ऐसी स्थिति में सिकंदर का सपना जो है ये अधूरा रहा। और जब सपना अधूरा रहा तो अगला शासक यहां पर कौन बनेगा, अगला शासक बनेगा सेलुकस निकेटर, है ना। कौन बनेगा, इसके बाद यहां पर शासक बनेगा सेलुकस निकेटर। और इसने सोचा कि जो सपना पूरा नहीं कर पाए सिकंदर, चलो हम सपना पूरा करते हैं। और ये 305 बीसी में क्या करेगा, आक्रमण करेगा, है ना। 305 बीसी में ये मगध पर आक्रमण करेगा। अब बात करें इस समय काल पर कौन है, तो इस समय काल पर अब यहां पर मौर्य वंश है। यहां पर शासक देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ यहां पर शासक कौन था, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे यहां पर धनानंद। ठीक, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला, चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की जिसे भारतीय राजनीति का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, महाभाष्य, मनुस्मृति, रामायण या फिर अर्थशास्त्र। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डी के साथ सब जा रहे हैं, डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, अर्थशास्त्र। ठीक है। अब चाणक्य के नाम को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है ना। तो चाणक्य जो है इनको और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक, बात करें ये थे कौन, तो जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहां के क्या थे, यहां के ये प्राचार्य थे, ठीक है। और इन्हीं के सहयोग से, है ना, चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने नंद वंश की समापन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया, धनानंद को हराया। और तत्पश्चात देखें तो यहां पर क्या किया गया, कौन सा वंश, है ना, धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, मौर्य वंश की यहां पर स्थापना इसके द्वारा की जाती है। कब, तो 322, है ना, 322-21 बीसी में। कहीं किताबों में 321 मिलेगा, कहीं पर 322 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, 1-2 वर्ष इधर उधर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो 322 भी सही है, 321 भी सही है। ठीक, अब बात करें कि इसका विषय क्या है ना, इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है राजनीति। ठीक है, इसका विषय है प्रशासन। ठीक है, तो राजनीति प्रशासन विषय पर आधारित ये क्या है, पुस्तक है ना। इसमें देखें तो 15 अधिकरण और 6000 श्लोक है ना, 15 अधिकरण है इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ देखें तो इसमें 6000 आपको श्लोक देखने को मिलेगा। ठीक, बात करें इसको बाहर कहां लाया है ना, मतलब दुनिया में कौन लेकर आया, ठीक है, कौन ढूंढा इसे, तो आर राम शास्त्री। याद रखना 1905 में आर राम शास्त्री के द्वारा इसे खोजा गया। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखना, चूंकि एआई का जमाना है और एआई ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन ढूंढ ढूंढ के दे रही है जो किताबों में बड़ा कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसी डेटा जो है किताबों में ना के बराबर ही देखने को मिलेगी, लेकिन अब इसकी बात हो रही है तो गहराई के साथ एआई जो है वो डेटा दे रही है और हमें उसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो बिहार जीके की बुक तैयार हो रही है, इस 10 को नहीं, अगले 10 को, जुलाई के महीने में अगले 10 को क्या होगा, आपको बिहार जीके की बुक देखने को मिल जाएगी। और ध्यान रखना अब तक का
पहली ऐसी बुक होगी जो मार्केट में वैसी होगी नहीं, जहां पर लगभग जितने भी आपके बुक है सबकी डेटा तो होगी ही होगी, साथ ही साथ वो भी डेटा आपको देखने को मिलेगी जो आपको किसी अन्य किताबों में देखने को मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो इंतजार रहेगा, है ना। मुझे तो खुद अपने बुक की बेसब्री से इंतजार है ना। और अगले 10 को क्या हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी, बहुत तगड़ी बुक होगी, है ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो उसमें हर एक डेटा होगी जो आपको चाहिए। अगला देखो, अगला कह रहे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की? दशरथ, संप्रति, शल्यशुक या फिर बृहदत्त? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। अच्छा, एग्जाम खत्म हो रहा है कि आ रहा है? बिहार पुलिस की उतनी बड़ी वैकेंसी है, बिहार दरोगा की वैकेंसी है, 22,010 पोस्ट पर बिहार पुलिस, है ना, 10,500 के आसपास आपकी बिहार दरोगा, 5,500 के आसपास ड्राइवर की वैकेंसी आएगी, है ना। तो उसमें बहुत काम आने वाला है। चलिए, यहां पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा बृहदत्त। अब देखो, गांव से मैं दिल्ली आया हूं, आने का मूल उद्देश्य यही है कि आपकी बुक जो है फाइनलाइज हो जाए, ठीक है, बैच जो है बैच लॉन्च हो जाए, और कुछ मीटिंग जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाए, है ना। प्रैक्टिस सेट जो है ऑपरेटर वाला उसको भी लॉन्च करना है, तो उसकी लॉन्चिंग आज ही है, 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से यहाँ पर मैं आया, है ना। हाँ, वन शॉट गागर में सागर, गागर में सागर आएगा, ठीक है, गागर में सागर आप सबका आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बृहदत्त हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें बृहदत्त की, तो ये मौर्य वंश का क्या है, अंतिम शासक है। ठीक है, ये क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक। और इसकी अगर हम बात कर लेना, तो शासक की क्वालिटी इसमें कुछ थी ही नहीं, दिन रात शराब शबाब में डूबा रहता था, मौज मस्ती में डूबा रहता था, जनता त्रस्त थी और जनता का डिमांड था कि इसे हटाया जाए। ऐसी स्थिति में इसी का सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, है ना। इसने क्या किया, तो लगभग 185 बीसी के आसपास, कहीं पर 184 भी मिलेगा, कहीं पर 187 भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले ही बता दूं, कंफ्यूजियाना आप सभी को नहीं है। 185 बीसी में क्या किया, तो पुष्यमित्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, पुष्यमित्र के द्वारा इसकी क्या कर दी जाएगी, हत्या कर दी जाएगी, और इसी से क्या होगा, मौर्य वंश का समापन हो जाएगा। तो मौर्य वंश, अभी हमने देखा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की बात करें 321 बीसी में, और समाप्त कब हो गया, 185 बीसी में समाप्त हो जाता है। और पुष्यमित्र के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिसे शुंग वंश कहा गया, है ना। तो शुंग वंश की यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, स्थापना कर दी जाएगी। ठीक, अब बात करें पुष्यमित्र शुंग की, तो ये क्षत्रिय नहीं था, ध्यान रखना, ये क्या था, ये था ब्राह्मण। क्या था, ब्राह्मण। ठीक, अब सोचो और क्या क्या होगा, तो मौर्य काल के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संरक्षण के कारण जो ब्राह्मणवादी धर्म था वो यहां पर बड़ा ही पीछे चला गया था। अब चूंकि ब्राह्मण शासक बन गया तो क्या होगा, तो अब इसको वैदिक कर्मकांडों को फिर से बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, फिर से बढ़ावा दिया जाएगा, इसलिए इसको वैदिक पुनर्जागरण का काल भी यहां पर कह लिया जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर ध्यान रखना, बृहदत्त। ठीक, दशरथ की बात कर ले, दशरथ ये कौन था, ये था अशोक का पौत्र। कौन था, ये अशोक का पौत्र था, और बिल्कुल, है ना, पौत्र मतलब पोता, और ये अशोक के नक्शे कदम पर चलता था। इसने अगर बात करें इसकी उपाधि की, तो इसने भी उपाधि अशोक के जैसे ही धारण किया हुआ था। क्या चीज, देव नाम प्रिय, है ना, क्या चीज, देव नाम प्रिय, ये अपने आप को देव नाम प्रिय कहता था। ठीक है, इसने भी क्या किया, इसने भी गुफा का निर्माण करवाया, है ना। कहां पर करवाया, तो बराबर में अशोक ने करवाया था, और इसने नागार्जुनी की पहाड़ी में, ठीक है, कहां, नागार्जुनी की पहाड़ी जो है वहां पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, और इसने भी इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन,
अगला करेगा, अशोक के शिलालेखों में बिहार से संबंधित कौन सा स्थान विशेष रूप से उल्लेखित है? बोधगया, नालंदा, वैशाली या फिर राजगीर? बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे हैं, अच्छे से सोचना है, समझना है, फिर आंसर करना है। प्रश्न को समझो, क्या कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में बिहार से संबंधित कौन सा स्थान विशेष रूप से उल्लेखित है? तो जब स्थान जिसका उल्लेख की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बोध गया। क्या हो जाएगा, बोध गया हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अशोक है ना, अशोक ने आगे चलकर क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया। क्या किया, तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, लेकिन अपनाया कब, ये पूछा गया है। तो एक युद्ध हुआ था जिसे कहा गया कौन सा, कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध हुआ कब था, ये हुआ था 261 बीसी में। कलिंग कहां पर है, तो वर्तमान का जो हमारा उड़ीसा क्षेत्र है ना, समझ लेना, यहाँ पर पहले कलिंग हुआ करता था। यहाँ का जो शासक था उस समय, शासक का नाम था अनंत पद्मनाभ। क्या नाम था, अनंत पद्मनाभ, ये यहाँ का शासक था, जो कि अशोक के सामने ये हार मानने से मना कर दिया, झुकने से मना कर दिया कि भैया हम ना आपकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, ऐसे ही रहेंगे मौज मस्ती में। एकदम खुशहाल क्षेत्र था। लेकिन अशोक को दक्षिण के साथ व्यापार वाणिज्य करने में बीच में आ रहा था कौन, कलिंग। इस कारण से 261 ईसा पूर्व में इसने क्या किया, तो इस पर आक्रमण कर दिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात युद्ध लड़ा था? तो ध्यान रखना, आप सबको पता ही है कि अशोक जो है ना, किसका पुत्र था, है ना, तो ये बिंदुसार का पुत्र था, आप सबको पता ही है। बिंदुसार का ये क्या था, पुत्र था। और बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी, 273 बीसी में, है ना, 273 बीसी में बिंदुसार की क्या हो गई, इसकी हो गई मृत्यु। और अब शासन प्रशासन के लिए, राजगद्दी के लिए भाइयों में हुआ संघर्ष। और सिन्हली संहिता की अगर हम बात कर ले तो सिन्हली संहिता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। और 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात वो राज्याभिषेक करता है। और इन 99 भाइयों की हत्या करने में लगभग इसको 4 वर्ष लग गए। यानी कि 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो बाकी 4 वर्ष कहां लग गए, तो इसको संघर्षों में लग गए, भाइयों के साथ संघर्ष करने में। और देख रहे हो 269 और 261 बीसी में क्या हुआ, तो अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ा था। कौन सा, कलिंग युद्ध। तो अगर पूछ ले कितने वर्ष पश्चात, तो क्या लिखोगे, 8 वर्ष। गैप कितने का दिख रहा है, तो गैप आपको 8 वर्ष का दिख रहा है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण किया हुआ था। और इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख के आसपास घायल हुए, युद्धबंदी बनाए गए। जहां देखो वहीं लाशें ही लाशें हैं। तत्पश्चात अब इसके अंतरात्मा ने इससे प्रश्न पूछना शुरू किया कि ये जो यहां पर जनहानि है, जो लोगों में द्वेष है, दुख है, बच्चे अनाथ हो गए, माताओं के गोद सूने हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, इसका कारण कौन? उपापोह की स्थिति में था। और ऐसी स्थिति में यहां से कौन गुजर रहे थे, क्या नाम था उनका, फटाफट कमेंट करके बताओ। सम्राट चौधरी जी के अनुसार यहां से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। और सम्राट चौधरी का आज फिर एक लेक्चर मैं पढ़ रहा था, है ना, लेक्चर देख रहा था। क्या ही कहें, ऐसे मुख्यमंत्री तो होने चाहिए क्या। मोहनदास करमचंद गांधी नहीं कहने आ रहा, कहने के शायद उनको नाम ही नहीं पता, पूरा नाम नहीं पता। क्योंकि लेक्चर लिखने वाले वो आईएएस अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने लिख डाला। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को पढ़ने आया ही नहीं। उन्होंने क्या पढ़ा, मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसे ही उन्होंने कुछ बोला हुआ है। ठीक है, तो क्या ही कहें, धन्य है हमारे मुख्यमंत्री जी। और बिहार पुलिस पोस्ट को भी आप सभी लोग देख रहे होंगे, है ना, यहां पर कितने पोस्ट की बात हो रही है। आपने देखा होगा जो हमारी जेडीयू का फेसबुक पेज है, उस पर एक पेज वायरल किया गया। कितने पोस्ट वैकेंसी की, 8000 कुछ।
जबकि पहले वित्त विभाग ने जारी कर दिया है कितना, 22,010 पोस्ट पर वैकेंसी। उससे पहले वित्त मंत्री ने घोषणा किया था 22,771 पोस्ट। जो हमारे डीजीपी साहब है वो भी 22,500 प्लस पोस्ट की घोषणा कर चुके थे। और ऐसी स्थिति में एक है ना, एक हैंडल पर 8,000, हाँ 5,312 है ना, ये वाला चीज है। तो इतने पर वैकेंसी की पोस्ट डाली गई और इनको ये नहीं पता ये वैकेंसी चल रही है, ये वैकेंसी चल रही है। मद्य निषेध का है ना, ऑपरेटर का और जो स्पेशल डिपार्टमेंट में आता, तीनों को जोड़ लो तो वही संख्या आती है। इनके पेपर होने वाले, इनको ये नहीं पता। और नेता इतने अंधभक्त है कि एक ने डाला, अब सारे अपने अपने फोटो लगा के पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। तह तक कोई गया ही नहीं कि आखिर है तो ये है क्या। ध्यान रखना आपकी आएगी 22,010 पोस्ट पर वैकेंसी। कब आएगी, मैंने बोला था कि 19,838 पोस्ट की जैसे ही आज जो फाइनल रिजल्ट आएगी इसके कुछ ही दिनों बाद आपकी क्या हो जाएगी, तो नई पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी, इनके मतलब एजुकेशन इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि शायद इतने पढ़े लिखे है ना, पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं लेकिन अभी वर्तमान में बहुत पढ़े लिखे हैं। मोस्ट एजुकेटेड मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी हैं। तो अनंत पद्मनाभ था। बौद्ध धर्म दीक्षा किसने दिया, तो उपगुप्त है ना, उपगुप्त के द्वारा आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इनको दीक्षा दिया जाता है, अशोक को दीक्षा दिया जाता है। बौद्ध धर्म अपनाया और यहां पर धम्म की नीति अपनाई। इसी युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध का मार्ग त्याग कर दिया और धम्म का मार्ग अपनाया। धम्म क्या है, तो धर्म को ही है ना, जो हमारी पाली भाषा है वहां पर क्या कही जाती है, धम्म कहा जाता है। प्राकृत भाषा पाली है ना, तो प्राकृत में धर्म को धम्म कहा जाता है। तो धम्म का मार्ग इसके द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है ना, कि बिना पढ़े लिखे बिहार के सीएम बन जाते हैं और पढ़ लिख के हम लोग को एक छोटी सी जॉब नहीं मिल रही है। ये तो दुख की बात है ना, ये तो दुख नहीं बहुत दुख की बात है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमारा पेपर लीक हो जा रहा है। अब देखो ना, इतने बड़े बड़े पेपर लीक हो गए, क्या ही कहें। ये लोग बिहार के होके बिहार के बच्चों के बारे में नहीं सोचते। मैंने देखा है वो मंजर जब बच्चे स्टेशन पर रात में सोने को मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते कि रात में कहीं होटल में रूम लेके सो सके। मच्छर काटते हैं, खाते हैं। ट्रेनों की टिकट ना के बराबर ही होती है, ट्रेनों में धक्के खा खा के वहां पर पहुंचते हैं, रात में स्टेशन पर सो के है ना, रूखी सूखी खा के पेपर दे के फिर आते हैं क्योंकि सेंटर दिया जाता है 200 400 500 किलोमीटर दूर। और इतनी तपस्या करने के बावजूद भी फिर पेपर लीक हो जाए, इससे बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए। हाँ, मोदी जी का मेलोडी मत देखा करो है ना, तेल नहीं मिल रहे हैं इस पर कोई न्यूज नहीं है, लेकिन मेलोडी खूब चल रहा है। खूब मेलोडी खाओ, सिलेक्ट हो जाओगे, मेलोडी खाओ सिलेक्ट हो जाओगे। अगला, वैशाली गणराज्य को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। यह किस वंश द्वारा शासित था, शाक्य, लिच्छवी, मल्ल या फिर वज्जी। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मेलोडी खाओ, दिमाग बढ़ाओ, एकदम तेज हो जाओगे है ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो खूब मेलोडी खाओ है ना, पार्ले कंपनी का खूब प्रचार चल रहा है। 157 नंबर पे ऐसे ही थोड़े ना है, 180 देशों में प्रेस स्वतंत्रता के जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 157 नंबर पे हम हैं 180 देशों में। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है। ठीक, चलिए यहां पर आप सभी लिच्छवी बता रहे हैं, लिच्छवी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है ना। वैशाली की बात कर ले तो विश्व का पहला गणतंत्र, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से, क्या चीज, विश्व का प्रथम गणतंत्र था ये। ठीक है, इसकी अपनी संसद हुआ करती थी, जैसे आज संसद है ना वैसे इसकी संसद हुआ करती थी और इसमें 7,707 सदस्य हुआ करते थे। कितने, 7,707 सदस्य मिलकर यहां पर क्या करते थे, कोई भी निर्णय लिया करते थे। ठीक है, अगर बात कर ले तो ये 8 राज्यों का समूह था,
क्या था? 8 राज्यों का ये समूह हुआ करता था। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप सभी को याद आ गया होगा, क्योंकि लीची का सीजन चल रहा है ना, शादी विवाह का सीजन समाप्त हो चुका है। तो हमने क्या पढ़ा था? ज्ञात न विद्या, है ना। ज्ञात यानी कि ज्ञात्रिक, विद्या यानी कि विदेह, है ना। ज्ञात न विद्या, उग्र बजाव यानी कि उग्र और वज्जी, है ना। करु इच्छा यानी कि कुरु और इक्ष्वाकु, कुरु और इक्ष्वाकु। लीची खियाव यानी कि लिच्छवी और भोग। तो ये 8 राज्यों का समूह था, सबकी अपनी अपनी राजधानी थी, लेकिन सबकी सामूहिक रूप से वैशाली राजधानी थी, जो कि यहां पर विश्व की प्रथम गणतंत्र थी, ध्यान रखिएगा। और इन 8 में से सबसे शक्तिशाली अगर कोई थे तो वो लिच्छवी वाले थे, है ना। और बिंबिसार ने क्या किया? इसी लिच्छवी की राजकुमारी से क्या किया? विवाह कर लिया। विवाह कर लिया तो ये पूरे वज्जी संघ पर इसका कंट्रोल हो गया। अब दामाद जी का कोई थोड़ा ना विरोध करेगा, भारत में हो सकता है क्या ऐसा? दामाद जी तो शुरू से पूजनीय रहे हैं, तो अब दामाद जी बन गए वज्जी संघ के, तो कुछ भी होगा सपोर्ट दामाद जी को ही यहां पर जाने वाली है, ठीक है। तो ये बात आप सभी यहां पर अवश्य ही ध्यान रखिएगा, ये पहला गणराज्य यहां पर हुआ करता था, ठीक है। क्लियर? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में हुई मानी जाती है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त? बताएंगे। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? ये आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलो सी के साथ सब जा रहे हैं, है ना। सी के साथ सी कौन है? कुमारगुप्त प्रथम, बिल्कुल बढ़िया। 415 से लेकर 455 बीसी तक इसका शासन प्रशासन यहां पर रहता है, ठीक है। किससे संबंधित है? तो ये है आपके गुप्त वंश से, है ना। गुप्त वंश पूछा गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे श्रीगुप्त, है ना। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश का क्या किया जाता है? स्थापना की जाती है। और उसके बाद से यहां पर कौन आता है ना, तो कुमारगुप्त प्रथम, इसके बाद श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आता है, फिर आपका कौन आएगा, है ना। ये सब तो अभी आगे हम पढ़ेंगे, अभी है सारा। अगर हम बात करें कुमारगुप्त की तो 415 के आसपास, और इसकी अगर हम बात करें स्थापना की तो ऐसा माना जाता है कि 427 ईस्वी के आसपास इसका क्या किया गया था? स्थापना यहां पर किया गया था। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, है ना, तो आप सभी को पता होगा कि उस समय का ये देखा जाए तो यहां पर सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था। क्या था? आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहीं पर देखा जाए तो वेनसांग, आप सबको पता है ना, वेनसांग ने यहां पर पढ़ाई की, है ना। चीनी यात्री था। एक था इतसिंग, इसने भी क्या किया? यहां पर पढ़ाई किया हुआ था। पढ़ाई करने के लिए विदेशों से छात्र यहां पर आते थे, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी हुआ करता था, और पुस्तकालय का नाम क्या था? आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। पुस्तकालय, ठीक। यहां पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पुस्तकालय हुआ करता था, ठीक है। क्या नाम था? आप सभी बताएंगे। अगर हम यहां पर बात करें इसमें शिक्षक की, है ना, अगर हम बात करें छात्र की, तो छात्र और शिक्षक का रेशियो जो था ना, वो था 1 और 5 का, यानी कि एक शिक्षक पर मात्र 5 ही छात्र हुआ करते थे। आजकल क्या होता है? आजकल अगर देखोगे एजुकेशन सिस्टम कहां से बढ़िया होगा। प्राइवेट स्कूलों की जब हालत देखता हूं ना, फिर सोचता हूं कि क्या ही होगा अपने देश के बच्चों का भविष्य, है ना। देश का भविष्य बच्चों को कहा जाता है, और बच्चों को जो एजुकेशन सिस्टम मिला हुआ है ना, मजेदार मिला है, क्या ही कहें। एक क्लास में मैक्सिमम 60 बच्चों की उनके पास सीट होती है। चलो ठीक है, एडमिशन कर लेंगे 120, जगह बचे ना बचे उसी में ठूस के बैठा देंगे। जो शिक्षक होंगे उसमें, है ना, जो 10वीं 12वीं पास जितने भी हैं उनको वहां पर रख लिया जाएगा।
किसी ने बीएड नहीं किया, जबकि बीएड में ये सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से किसी टॉपिक को समझाया जा सकता है, जो कि उनके पास उतना नॉलेज होता नहीं है। और फीस चाहिए भैया एकदम महंगा वाला, मोटी रकम एडमिशन फीस चाहिए, है ना, हर महीने यहाँ पर ट्यूशन फीस चाहिए, ड्रेस उन्हीं से खरीदना है, किताब उन्हीं से खरीदना है, जो चीज़ चाहिए उन्हीं से खरीदना है। तो ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये बिजनेस है, जिसे यहाँ पर बिजनेस बना लिया गया है ना। अगर हम बात करें छात्रों की, तो छात्रों की संख्या उस समय काल पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 10,000 हुआ करते थे। कितना? तो 10,000 के आसपास। और इतना पर शिक्षक की बात कर लें तो शिक्षकों की संख्या यहाँ पर 2,000 हुआ करती थी। यानी कि छात्र शिक्षक रेशियो की बात करें तो 5:1 यहाँ पर हुआ करता था। और यहाँ पर प्रवेश ऐसे नहीं मिलता था, यहाँ पर प्रवेश ऐसे नहीं मिलता था, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, जो 3 स्तर का हुआ करता था। वेन संघ पहली बार जब पहुंचा हुआ था तो ये विफल हो गया था, फेल हो गया था एंट्रेंस में, है ना। वहां पर द्वार पर होते थे द्वारपाल, है ना। द्वार पर कौन होते थे? द्वारपाल हुआ करते थे। और यही द्वारपाल क्या करते थे? तो प्रवेश परीक्षा लेते थे, है ना। क्या करते थे? प्रवेश परीक्षा लेते थे। 3 लेवल का पेपर होता था, जो इसमें पास हो वहीं यहां पर एंटर कर पाता था। तो वेनसंग पहली बार फेल हो गया था, फिर गया, फिर से पढ़ाई की अच्छे से, फिर यहां पर आया। और है ना, इसके द्वारा क्या किया गया? तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं उन सभी का ट्रांसलेशन इसके द्वारा करने का प्रयास किया गया, है ना। पुस्तकालय का नाम आप सभी लोग नहीं बताओगे? पुस्तकालय का नाम क्या था? पुस्तकालय का नाम क्या था? किसी का आंसर नहीं आ रहा। रत्ना सागर, वो तो 3 थे, 3 में से एक रत्ना सागर था, लेकिन पूरे पुस्तकालय को क्या बोलते थे? धर्मगूंज बोलते थे। क्या बोलते थे? धर्मगूंज। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? बोधगया, वैशाली, पावापुरी या फिर राजगीर? बताएंगे। महावीर स्वामी का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? क्या होगा इसका सही उत्तर? चलो बी और सी के साथ जा रहे हैं। देखो महावीर स्वामी की बात कर ले, इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। महावीर स्वामी जो हैं, महावीर स्वामी, और इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन को मैं यहीं पर कवर अप कर देता हूं। ठीक है, जो बनेंगे आपके यहीं से बनेंगे। सबसे पहली बात, ये कौन है? ये है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। कौन? 24वें तीर्थंकर। अगर पूछ ले अंतिम तीर्थंकर तो ये भी यही रहे। ठीक है, 24वें या अंतिम तीर्थंकर। ठीक, उसके बाद से जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हो गए? महावीर स्वामी। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 599 BC। कहां पर? तो वैशाली में। और वैशाली में भी देखे, वैशाली के कुंडग्राम में। कहां पर? वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो अगर हम आंसर की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर इनकी बात कर ले, है ना, कि ज्ञान प्राप्ति इनको कहां पर हुई थी? ज्ञान प्राप्ति की बात कर ले तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे जृंभिक ग्राम, है ना। कहां लिखोगे? जृंभिक ग्राम में हुआ था। ठीक है, पेड़ की बात कर लें तो आपका पेड़ जो था वो साल का पेड़ था। ठीक है, और जो नदी थी, नदी का नाम था रिजुपालिका नदी। कौन सी? रिजुपालिका नदी। ठीक, अगर बात करें इनका प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? राजगृह में। और राजगृह में भी देखे कहां पर? तो विपुलाचल पर्वत। ठीक है, विपुलाचल पर्वत पर। और इस घटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वीर शासन उदया। क्या कहते हैं? वीर शासन उदया इस घटना को कहते हैं, है ना। राजा श्रोणी को पहली बार यहां पर उपदेश दिया
गया था। ठीक है, उसके बाद से पूछ जाता है कि इनको निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण कहें या मोक्ष कहें, है ना, ये घटनाक्रम जो है ये मृत्यु की घटना है। तो ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है पावापुरी में। कहाँ पर हुई है? पावापुरी। कहाँ पर है ये? तो बिहार के नालंदा जिला जो है, बिहार के नालंदा जिला में अवस्थित है। और इसी पावापुरी में एक मंदिर बना हुआ है जिसे जल मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण इनके बड़े भाई नंदी वर्धन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नंदी वर्धन के द्वारा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इनकी बात कर ले तो इन्होंने पंच महाव्रत में से 5वां महाव्रत दिया। पंच महाव्रत कौन कौन से थे? तो पहला जो है वो है आपका सत्य, दूसरा जो है वो क्या है? वो है आपका अहिंसा, है ना, तीसरा जो है वो है आपका आस्तेय, चौथा जो है वो क्या है? अपरिग्रह, अपरिग्रह, और पांचवा जो है वो है आपका ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य। ये 4 किसने दिया था? 23वें तीर्थंकर जो कि थे पार्श्वनाथ जी। कौन? पार्श्वनाथ जी, है ना। और ये किसने दिया था? ये महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत यहां पर दिया हुआ था जो कि है आपका पंच महाव्रत। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना 599 में। और निर्वाण की बात कर ले तो ये आपका 527 बीसी में हुआ था। और ध्यान रखना, है ना, ये सब न्यू एनसीईआरटी की डेटा है ना, न्यू एनसीईआरटी की डेटा आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब समय जो है, समय लगभग यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो मैंने प्रयास किया है कि कम प्रश्न हो लेकिन डेटा आप सबको खूब सारा मिले, है ना। तो आज के क्लास में आप सभी कमेंट करके बता देना कि आपको प्रश्न ज्यादा चाहिए या डेटा ज्यादा चाहिए। प्रश्नों की बात करें, मैं प्रश्न लेकर आया था, देख लो, है ना। आज कितने? तो टोटल यहाँ पर मैं 30 प्रश्न, है ना, 31 प्रश्न लेकर आया था। लेकिन फिर सोचा कि प्रश्न से ज्यादा सही क्या है? आपको ज्यादा डेटा यहाँ पर मिले, और जितना ज्यादा डेटा मिलेगा एग्जाम के लिए उतना ही ज्यादा क्या होगा? बेहतर होगा। तो आप कमेंट करके अवश्य ही बताना कि आपको ज्यादा डेटा चाहिए या ज्यादा प्रश्न चाहिए। दोनों ही अपने पास है, जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। बाकी फिर मिलेंगे अभी 2 बजे साइंस की कक्षा के साथ। उससे पहले ये आपका होमवर्क है ना, अच्छे से पढ़ना, फिर आंसर देना कि किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया और वहां अध्ययन किया? फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग या फिर मार्को पोलो? कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर आप सभी अवश्य ही बताना। बाकी सेशन कैसा लगा आप सभी अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।